नमस्कार, मैं अनूप कुमार। बीबीए क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का बीबीए क्वेश्चन है धमनी और सीरा में क्या अंतर है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसे वीवीआई में भी वीवीआई बोल सकते हैं। यदि यह फर्स्ट पाली में पूछा है तो सेकंड पाली में पूछ लेता है, नहीं पूछा है तो जरूर पूछता है, पिछले साल पूछा है तो इस साल भी पूछ लेता है, नहीं पूछा तो इस साल जरूर पूछता है। इस टाइप का है। यह हर बोर्ड के लिए, चाहे आप एमपी बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के, हर बोर्ड के लिए सदाबहार क्वेश्चन है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। मैं 7 पॉइंट लिखा हूं, ये 7 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इसे हूबहू लिख लेंगे और इस वीडियो को छोड़ देंगे तो फिर आपको रटने जैसा बात हो जाएगा। आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, फिर आपको रटने जैसा कोई बात नहीं रहेगा। एक बात इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है कि अगर ये 2 मार्क्स में पूछता है यही क्वेश्चन, धमनी और सीरा में क्या अंतर है, तो इसमें से 3 पॉइंट आप कोई भी लिखिए जो आपको बेहतर लगे या जो याद रहे, एग्जाम हॉल में याद रहे, वही तो लिखेंगे। और यदि आपको ये 4 मार्क्स में पूछता है तो 5 पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट लिखिए 4 मार्क्स में पूछता है तो, या फिर आप ऑल टॉपिक, ये जो मैंने 7 लिखा है ये आप 7 लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको और समझते हैं आसान भाषा में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा शरीर है या किसी भी जीव का शरीर है, जो बड़े जीव हैं, तो ये जो कशेरुकी जीव आप बोल सकते हैं, तो जो कशेरुकी जीव है, जो बड़े जीव हैं, उनको चलने के लिए, हालांकि चलने के लिए तो हर किसी को ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन धमनी सीरा केवल कशेरुकी जीवों में होता है। तो जो बड़े जीव है उनको चलने के लिए, उनको गति को मोशन में रखने के लिए उनको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फूड लेते हैं, शरीर में फूड लेते हैं और वो पाचन तंत्र के सहयोग से पचता है और फाइनली ग्लूकोज प्राप्त होता है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक खून के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। और साथ ही साथ जब श्वसन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन को भी खून के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और प्रत्येक कोशिका में वहां पे जो भी कोशिकांग होते हैं उनके सहयोग से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और उसी से कोशिकाएं सब जीवित रहती हैं। अगर थोड़े देर के लिए, मान लो 1 मिनट के लिए लगभग हम अपने श्वसन क्रिया को बंद कर दें तो मानो कि एक शरीर डेड हो जाएगा, क्योंकि शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा और वो सारे कोशिकाएं मर जाएंगी। तो ये सारी बातें होती है। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो दोनों प्रोसेस हमने बताया आपको, जो फूड लिया हमने जो कि कोशिकाओं तक पहुंचा ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो कोशिकाओं तक पहुंचा, ये जाता कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि खून के सहयोग से जाता है। अब बात आती है फाइनली कि खून चलता कहां है। तो आपने नसें सुना होगा कि नस के सहारे चलता है, नस। तो जो नसें होती हैं, नसों के सहयोग से खून चलता है और ये नसें आप इस प्रकार से आप समझे कि एक पाइप नुमा संरचना है। हमारे शरीर में पाइप है, बहुत सारा पाइप है, माने शरीर में नसों का एक जाल है ना। और इस नसों के जाल में ये जो पाइप नुमा संरचना है उसी में खून दौड़ता है और उसी के सहयोग से वो पूरे शरीर के भागों तक सब चीजों को, ग्लूकोज और O2 को, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब फिर बात आता है, अच्छा पाइप नुमा संरचना है तो इसमें 2 को क्यों है, धमनी और सीरा क्यों। तो देखिए, इसलिए यह है कि जब हृदय, जो हार्ट है या जो दिल जिसको बोलते हैं, वो पंप करता है ना। अगर आपको 1 लाइन में याद रखना है कि हार्ट क्या है, तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, नॉट अ थिंकिंग और आस्किंग ऑर्गन। लोग कहते हैं ना कि दिल से सोच के बताओ, हमारा दिल कह रहा है, तो ये सब झूठ की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट जो है केवल एक पंपिंग ऑर्गन है ना। और आप इस तरह से जो हार्ट का जो चित्र बनाते हैं, है ना, तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा दिल है ना। तो देखो, इस तरह से तो हम लोग बना देते हैं प्यार मोहब्बत में थोड़ा इमोशनल हो गए, लेकिन आप यहाँ हार्ट का फोटो देख रहे होगे, ये जनरेटर के समान होता है ना, जो 72 बार 1 मिनट में धड़क जाता है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति है तो 72 बार धड़क जाता है, तो जनरेटर जैसा है। मतलब अच्छा नहीं हो, देखने में बहुत खराब है ना, पर हम लोग इसका बस हेजेमनी बन गया है कि इस टाइप का होता है ना। खूब बढ़िया से हम दिल ऐसे बना देते हैं और उसके बाद आई लव यू भी लिख देते हैं, तो इस तरह से चलता है। या 143 भी कुछ लोग लिख देते हैं, तो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। तो आते हैं, तो जो हार्ट है वो पंप करता है, तो हमारे शरीर के प्रत्येक भागों में वो जो क्रिया करता है, तो शरीर के प्रत्येक भागों में खून पहुंचता है। अब बात आती है कि एक ऐसे नसें होती है एक प्रकार की जिसके सहारे खून जाता है प्रत्येक अंगों तक, और एक प्रकार की ऐसे नसें होती है जिसके सहयोग से सारा खून हार्ट में पुनः आता है ना। तो ये जो 2 काम हो रहा है, तो जाने का काम कौन कर रहा है, धमनी, और हार्ट में लाता है, उसका काम क्या है, वो कौन करता है, सीरा।
तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे, दो की क्या जरूरत है, जाने वाला अलग आने वाला अलग। आप ही सोचो, अब खाली भेजना है लाना है, भेजना है लाना है, तो किस लिए कर रहे हैं, बेवकूफी वाला काम है। इसमें होता क्या है कि हम भेजते हैं शुद्ध रक्त, माने ऑक्सीजन उसमें रहता है, उस रक्त में जो खून है, इस खून में ऑक्सीजन होता है, O2 रहता है। लेकिन जब वापस आता है शरीर से तो वहां CO2 होता है ना। इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। कुछ उसमें और भी अशुद्धियां होगी, है ना। तो अब CO2 आ रहा है और जा रहा है कौन जी, O2। क्यों, क्योंकि कोशिकाओं को वहां ग्लूकोज तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और कोई भी क्रिया अगर होती है, मतलब अगर श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप हमें CO2 प्राप्त होता है, जो हम नाक के सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कोशिका में ही बनता है, जो कि पुनः खून के सहयोग से पहुंचता। अब कहोगे ये शुद्ध कहां होता है, तो किडनी और फेफड़ा में होता है, किंतु गैसों का आदान प्रदान यानी O2 और CO2 का विसरण फेफड़ा में होता है ना। तो इस प्रकार की पूरी क्रिया होती है। तो इसीलिए यहां दो है, धमनी और शिरा। अगर आप गौर किए होंगे इस पूरे इंट्रोडक्शन में, तब आपने पाया होगा कि धमनी जो है हृदय से शुद्ध रक्त जो होता है उसको लेके जाता है प्रत्येक अंगों तक, और जो शिरा है वो अशुद्ध रक्त को प्रत्येक अंगों से लेके आता है हृदय तक। ये बात मैंने लिखा है, देखो यहां लिखा है, यह अंगों से अनॉक्सीकृत, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त को हृदय में पहुंचाता है, यह हृदय में पहुंचाता है। और ये क्या करता है, यह हृदय से अनॉक्सीकृत यह हृदय से ऑक्सीकृत रक्त को अंगों तक पहुंचाता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। ये जो प्रत्येक अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। और इसको देखो, ये हृदय है, हृदय नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग हृदय बोलते हैं, ऐसे उनको दिखता है तो वो हृदय बोल देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां री की मात्रा है, तो हृदय हृदय पढ़ना है, इसको हृदय नहीं बोलना है, ठीक। आगे अब आते हैं, जो पॉइंट्स मैंने नोट किए इसको देखते हैं। तो देखो, पहली बात लिखा गया है, यह लाल रंग की दिखाई देती है। लाल रंग, शुद्ध रक्त जो होता है ना, उसका पीएच मान, अब बताओ शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, याद रखना है। और ये कलर में कैसा होता है, तो लाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई, 1 मार्क्स में कभी भी पूछा जा सकता है कि शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, और दिखने में कैसा होता है, लाल दिखता है। और अगर देखो अशुद्ध रक्त जो होता है ना, अशुद्ध रक्त जो होता है वो नीली हरी रंग का दिखाई देता है। तो अगर वेन्स में अगर अशुद्ध रक्त है नीली रंग की या नीली हरी रंग की अगर है, तो वो कैसा दिखाई देगा, नीली हरी दिखाई देगा, है कि नहीं। इसीलिए यहां लिखा गया है, यह लाल रंग की दिखाई देती है, यह नीली हरी रंग की दिखाई देती है। और आपने बचपन में गाय पर लेख लिखा होगा, तो सर आपको बताए होंगे हर जगह गाय को 4 पैर होता है, गाय को 2 आंख होता है, गाय को 1 पूंछ होता है। ऐसा गाय 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 नहीं करना है ना। क्या करना है, कभी उसे, है ना, इस टाइप से लिखना होता है। तो लिखने का एक तरीका है। तो हम हर जगह धमनी लाल रंग की दिखाई देती है, धमनी गहराई में स्थित होती है, तो हर जगह धमनी धमनी ना लिखकर यह इनकी इन में इस तरह से हमने लिखा है, तो ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और आप जब एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो जरूरी नहीं कि हूबहू इसमें इनकी लिखा था तो आप इनकी ही लिखे, नहीं। जब फ्लो बनेगा तो आप लिखते समय तो लिख सकते हैं धमनी भित्ति मोटी होती है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। यह भित्ति मोटी होती है ना, इसकी भित्ति मोटी होती है, कुछ भी आपको जो याद है, कि इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि समझ लेना है, समझने के बाद इसको नोट करना है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, यह गहराई में स्थित होता है, यह सतह पर स्थित होता है। आर्टरीज आर प्रेजेंट इन डेप्थ, वेन्स आर फाउंड ऑन सरफेस। तो अगर आप देखो हमारे जो शरीर में जो डॉक्टर लोग सुई देते हैं, तो नसें में सुई देते हैं, बहुत सारे सुई नस में दिया जाता है, कुछ मांस में दिया जाता है। तो नस में जो दिया जाता है तो ऊपर आपको नीली हरी रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है, वो शिरा है। तो जो बाहरी सतह पे जो है ना, शरीर के सतह पे जो होती है उसको हम बोलते हैं शिराएं, और जो धमनी होती है वो गहराई में होती है। यानी कि हम जो सुई लेते हैं वो धमनी में नहीं लेते हैं, हम कहां लेते हैं, नशे में लेते हैं, ये सिरा में लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो सिरा ही है और धमनी हम खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम नसों में क्यों सुई लेते हैं, धमनी में क्यों नहीं। तो देखो ऐसे तो डायरेक्ट बोला जा सकता है कि धमनी नीचे होती है तो मिलेगा ही नहीं, डॉक्टर खोज ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, ऊपर सिराएं दिखती है, दे दो। लेकिन आप गौर करो, यहां क्या है कि जो सिराएं है ना, सिराएं जा रही है कहां, हृदय में। और हृदय अगर हम नसे इसमें अगर सुई दे दे, सिरा में सुई दे दे, जो भी हमारा मटेरियल उसमें इंजेक्ट कर दे, तो वो सारा कहां चला जाएगा, हृदय में आ जाएगा। और हृदय पंप करेगा तो सारे शरीर के भागों में पहुंच जाएगा।
तो इसलिए देते हैं, वो जल्दी इफेक्टिव है। लेकिन अगर धमनी में दे देंगे तो क्या होगा, तो देखो धमनी कहां जाता है, तो धमनी तो हृदय से बाहर खून लेके जाती है। तो अब जिसमें देंगे तो वो तो किसी एक पार्टिकुलर स्थान पे जाएगी। मान लो ऐसी धमनी में देंगे जो गोर में जाती है, तो गोर में पहुंचेगा केवल, है ना। तो वो बहुत देर हो जाएगा शरीर पूरे फैलने में, क्योंकि फिर गोर से वापस आएगा, फिर पूरे शरीर में जाएगा। तो इसलिए तो नेचर ने देखो कितना सिस्टमेटिक बनाया है कि कोई अगर काम करना है, सुई इंजेक्ट करना है, कि जो सिराएं हैं वो ऊपर है और डॉक्टर सुई देता है और हृदय में जाता है और उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाता है कि नहीं। तो आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनकी भीति मोटी होती है और यह पतली भीति वाली होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भीति मोटी होती है। मोटी होने के पीछे कारण क्या है कि जो धमनी होती है उसमें दाब ज्यादा होता है, रक्त का दाब ज्यादा होता है। तो अगर रक्त दाब ज्यादा है तो मोटा अगर रहेगा उसका संरचना, तो क्या होगा कि काम कर पाएगा अच्छा से, टूटेगा नहीं, या प्रेशर से वो मान लो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं ना। कपाट को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्व्स, आर नॉट फाउंड, वॉल्व्स आर फाउंड। कपाट का अर्थ समझ लो, इस तरह से ये होता है। अब देखो ये नसें हो गई, हमने नस थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, अंदर ये पूरा इसमें ब्लड बह रहा है, खून जा रहा है। अब क्या होगा, इसमें इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से संरचना होती है। ये मांस की संरचना इस प्रकार से होगी, इसको कपाट बोलते हैं। अब कहोगे ये किस लिए है, तो देखो अभी हमने आपको बताया कि इसकी भित्ति मोटी होती है क्योंकि इसमें दाब ज्यादा होता है, इसकी भित्ति पतली होती है क्योंकि इसमें दाब कम होता है। अब सोचो कोई पाइप है, उसमें हम पानी भेज रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें दाब जितना ही ज्यादा होगा उतनी फ्लो से आगे बढ़ेगा। अब सोचो दाब कम करते जा रहे हैं तो पानी का जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और कभी जीरो भी हो सकता है और रिवर्स भी तो आ सकता है। तो इसलिए इसमें दाब कम होता है ना, इसलिए इसमें कपाट पाए जाते हैं, ताकि अगर खून वापस ना आए, अगर वापस मान लो आ जाए, तो अगर इस तरह से संरचनाएं हैं, कैसे है, इस तरह से, अब इस तरह से है और उधर से ब्लड आ रहा है, और जैसे इधर से जाने की कोशिश करेगा तो इधर ही सब ऐसे खुल जाएगा, तो लॉक हो जाएगा, तो वापस जा नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि अब देखो यहां से क्या होगा कि ये यहां से थोड़ा सा ब्लड बाउंस मैंने बैक किया तो ये दोनों लॉक हो जाएंगे, और यहां से होने का मतलब अब देखो अगर मान लो लॉक नहीं होता तो पूरे शरीर में तो बैक फ्लो होने लगता है ना, तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, दिक्कत हो जाएगी, है ना, आदमी की मौत हो जाएगी। इसलिए ये नहीं, ये कपाट पाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको बता दिया हूं, यह हृदय से ऑक्सीकृत रक्त को अंगों तक पहुंचाता है। ऑक्सीकृत रक्त मतलब क्या होता है, ऐसे रक्त जिसमें O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये क्या करता है, अनाक्सीकृत रक्त को हृदय में पहुंचाता है ना, इसमें CO2 होता है। आप ये CO2 भी लिख सकते हैं, O2 भी लिख सकते हैं। धमनियों में रक्तदाब अधिक होता है, ये मैं आपको बता दिया हूं। सिराओं में रक्तदाब ध्वनियों की तुलना में कम होता है ना। आर्टरीज हैव हाई ब्लड प्रेशर जनरली और वेन्स हैव लेस ब्लड प्रेशर देन आर्टरीज जनरली। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखना है, इसमें शुद्ध रक्त होता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ये बात मैं पहले भी बताया हूं, लेकिन देखो अपवाद में इसमें दिया है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। अब पल्मोनरी धमनी को ही बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, और अपवाद में इसमें दिया है पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है, और बहुत मजेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में किसमें अशुद्ध रक्त होता है, और ऑप्शन दे दिया जाए पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी धमनी, दोनों इनमें से कोई नहीं। पूछा अशुद्ध है, अब हम क्या सोचेंगे, सीरा में तो अशुद्ध होता है और यहां पल्मोनरी है, तो लेकिन आंसर क्या होगा इसका, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। केवल यही एक प्रकार की धमनी है, केवल यही एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होते हैं, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। तो ये बात आपको गौर करने जैसा है। तो अपवाद को हमको ध्यान रखना है। कुछ लोग बोलेंगे अपवाद क्यों है, अब क्यों का इसका जवाब नहीं होता है, जो अपवाद होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं। और क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म किए जा सकते हैं। देखो बनाने के लिए तो क्वेश्चन बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन आपको अब आप समझ लिए जैसे कपाट क्या है, उसके बाद रक्तदाब किसमें ज्यादा कम है ना, शुद्ध, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब इसको आपको नोट कर लेना बहुत अच्छा से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे कौन सा टॉपिक आप VVI में चाहते हैं वो कमेंट जरूर कीजिए, या कोई चैप्टर आपका छूट रहा है वो टॉपिक, या हमसे जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, यथासंभव मैं वो पूरा करने की प्रयास करूंगा।
आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।